मैं प्रज्ञा सिंह एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से गृह विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के अध्याय 23 प्रत्याशित माता की देखरेख नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस पाठ को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि आज हमारी चर्चा के प्रमुख बिंदु क्या होंगे। बच्चों, आज हम सर्वप्रथम पाठ के शीर्षक के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात प्रत्याशित माता की देखरेख की क्या आवश्यकता है, इस पर चर्चा करेंगे और प्रत्याशित माता की देखरेख से क्या लाभ हो सकते हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात गर्भावस्था विभिन्न लक्षणों से पहचानी जा सकती है, तो उन गर्भावस्था के लक्षणों पर चर्चा करेंगे और उन गर्भावस्था के लक्षणों को आत्मगत लक्षण, शारीरिक लक्षण एवं आंतरिक लक्षणों में बांटकर विस्तार से पढ़ेंगे। और अंत में हम गर्भावस्था के में होने वाले विभिन्न कष्टों को भी देखेंगे। तो चलिए बच्चों, अपने पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं और चर्चा का प्रारंभ करते हैं। बच्चों, जैसा भी मैंने आपको बताया, आज हमारे पाठ का शीर्षक है प्रत्याशित माता की देख रेख, जिसमें प्रत्याशित का अर्थ होता है जिसकी आशा की गई हो या जिसके होने का अनुमान लगाया गया हो, अर्थात कोई ऐसी चीज जो होने वाली है और हम उसका अनुमान लगा सकते हैं या उसके होने की आशा रख सकते हैं। प्रत्याशित माता का अर्थ है किसी एक ऐसी स्त्री से जो निकट भविष्य में मां बनने वाली हो, अर्थात माता बनने वाली हो, जिसे हम गर्भवती स्त्री भी कह सकते हैं। और प्रत्याशित माता की देखरेख से अर्थ है एक गर्भवती स्त्री की देखरेख, या कह सकते हैं एक ऐसी स्त्री की देखरेख जो निकट भविष्य में मां बनने वाली हो। तो बच्चों, उम्मीद है आपको अपने शीर्षक का अर्थ समझ में आ गया होगा और आप समझ गए होंगे कि आज हम इस पाठ के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। आज हम इस पाठ के अंतर्गत एक गर्भवती स्त्री की देखरेख किस प्रकार की जाती है उसको विस्तार से पढ़ेंगे। परंतु बच्चों, इस सबसे पहले हमें यह जान लेना भी अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्याशित माता की देखरेख की क्या आवश्यकता है। तो चलिए अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि प्रत्याशित माता की देखरेख की क्या आवश्यकताएं हैं। बच्चों, किसी भी देश का भविष्य उसके नागरिकों पर ही निर्भर करता है। हम सब जानते हैं कि यदि किसी देश के नागरिक स्वस्थ, क्रियाशील, परिश्रमी एवं उन्नत विचारधारा वाले होते हैं तो वह देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता ही जाता है। और बच्चों, जब कोई एक शिशु जन्म लेता है तो वह किसी न किसी देश का भावी नागरिक भी होता है। इसलिए आवश्यक है कि उस देश की तरक्की के लिए, उस देश के विकास के लिए जन्म लेने वाला शिशु स्वस्थ एवं क्रियाशील हो। और बच्चों, गर्भावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें माता के स्वास्थ्य का पूरा प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चा मां से जुड़ा हुआ होता है अपने भोजन एवं पोषण के लिए। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि एक अगर स्वस्थ शिशु को जन्म देना है तो माता भी स्वस्थ रहे, या हम कह सकते हैं कि स्वस्थ शिशु को जन्म देने की पूरी जिम्मेदारी एक स्वस्थ, प्रसन्नचित्त और निरोगी माता की ही होती है। अगर माता स्वस्थ होती है, प्रसन्नचित्त रहती है और निरोगी रहती है तो वह एक स्वस्थ शिशु को जन्म देती है जो आगे चलकर अपने देश की उन्नति में अपने हिस्से को भली प्रकार से निभा सकता है। बच्चों, परंतु होता क्या है, कई बार अज्ञानतावश, अशिक्षावश और उपेक्षित वातावरण के कारण माता की देखरेख भली प्रकार से नहीं हो पाती। इसका सीधा प्रभाव न केवल माता के स्वास्थ्य पे अपितु बच्चे के भी स्वास्थ्य पर पड़ता है। दोनों का जीवन खतरे में पड़ जाता है और जन्म लेने वाला शिशु स्वस्थ नहीं होता है। इसलिए आवश्यक है कि उचित देखरेख हो, क्योंकि जब उचित देखरेख होती है तो न केवल माता अपितु जन्म लेने वाला शिशु भी
उत्तम स्वास्थ्य वाला होता है और साथ ही साथ उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी होती है। और बच्चों यही कारण है कि गर्भवती स्त्री की देखरेख अवश्य करनी चाहिए। गर्भवती स्त्री की यदि हम देखरेख करते हैं बच्चों तो उससे हमें कई प्रकार के लाभ भी मिलते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं एक गर्भवती स्त्री की देखरेख करने से। बच्चों यदि हम गर्भवती स्त्री की देखरेख भली प्रकार से करते हैं तो चिकित्सा विज्ञान का ऐसा मानना है कि गर्भवती स्त्री की देखरेख और जो है न केवल माता अपितु बच्चे को भी उत्तम स्वास्थ्य देने की क्षमता रखती है, वह उसको रोगों से लड़ने की क्षमता भी देता है और गर्भावस्था के अंतर्गत होने वाले विभिन्न कष्टों से भी उनको बचाया जा सकता है, उन कष्टों को कम किया जा सकता है जिससे उनका दुष्प्रभाव माता पर एवं होने वाले शिशु पर ना पड़े। बच्चों कई बार इन कष्टों को अगर हम अनदेखा कर दें या हम अपनी जिम्मेदारी को भली प्रकार से नहीं निभाते हैं तो उसका सीधा प्रभाव माता और शिशु पर पड़ता है और यहाँ तक कि माँ और पैदा होने वाले बच्चे की मृत्यु भी संभव हो जाती है। परंतु यदि हम उचित देखरेख करते हैं तो इस मातृ मृत्यु दर में और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आ सकती है। यही कारण है कि गर्भावस्था की देखरेख अवश्य करनी चाहिए और अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी देखने को मिलती ही है और साथ ही साथ एक स्वस्थ बच्चा जन्म लेता है जो आगे चलकर हमारे देश की उन्नति में कर्णधार बनता है और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को भली प्रकार से निभा सकता है। बच्चों माता की देखरेख करने का प्रभाव केवल बच्चे पर ही नहीं पड़ता अपितु तो उस माँ पर भी पड़ता है जो जन्म दे रही है और जब माँ स्वस्थ रहती है तभी वह अपने बच्चे का उचित प्रकार से पालन पोषण कर पाती है और उसको एक ऐसा नागरिक बना पाती है, उसको एक ऐसे नागरिक के रूप में विकसित कर पाती है जो देश के उन्नति में हिस्सेदार बन पाता है। और इसीलिए एक स्वस्थ माता ही अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भली प्रकार से निभा सकती है। और बच्चों यही वो लाभ हैं जो हमें एक गर्भवती स्त्री की देखरेख करने से प्राप्त हो सकते हैं। परंतु बच्चों जब हमें किसी की देखरेख करना है तो आवश्यक यह है कि हम उस अवस्था को भली प्रकार से जान लें, हम यह समझ पाएं कि हमें उस स्त्री की देखरेख कब से करनी है, किस प्रकार से करनी है। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि हम गर्भावस्था को भी भली प्रकार से समझें। गर्भावस्था एक ऐसी अवस्था है जब एक स्त्री का अंडाणु पुरुष के शुक्राणु से निषेचित होता है और एक भ्रूण का निर्माण होकर माता के गर्भ में या प्रत्याशित माता के गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है तो उस पल से गर्भावस्था का प्रारंभ हो जाता है और ये गर्भावस्था विभिन्न लक्षणों से पहचानी जा सकती है। तो आवश्यक है कि हम इन लक्षणों को जानें, समझें जिससे हम गर्भावस्था की पहचान कर सकें और उस वक्त हमें किस प्रकार प्रत्याशित माता की देखरेख करना है इसको भी हम समझ सकें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और उन लक्षणों की चर्चा करते हैं। बच्चों गर्भावस्था के लक्षण प्रत्येक स्त्रियों में हमेशा एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं, वह विभिन्न प्रकार की स्त्रियों में विभिन्न देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें देखरेख की आवश्यकता सबको पड़ती है। इन लक्षणों से गर्भावस्था की पहचान हो सकता है, हम ये जान सकते हैं कि महिला गर्भवती है या नहीं। इन लक्षणों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, आत्मगत लक्षण, शारीरिक लक्षण एवं आंतरिक लक्षण। बच्चों ये आत्मगत लक्षण वे लक्षण हैं जिनकी अनुभूति स्त्री स्वयं करती है, अर्थात जिसको वह स्वयं महसूस करती है और अन्य व्यक्ति इसे तब जान पाते हैं जब वह उन लक्षणों की चर्चा दूसरे व्यक्तियों से करती है। तो ये लक्षण कहलाते हैं आत्मगत, अर्थात एक बार मैं दोबारा इसे पुनरावृत्ति कर रही हूं कि यह वह लक्षण है जिनकी अनुभूति गर्भवती स्वयं करती है और उसके आधार पर वह यह निर्णय ले पाती है कि क्या वह गर्भवती है या नहीं। उन लक्षणों को चलिए अब हम देखते हैं, जिनमें सबसे पहला लक्षण है मासिक चक्र का बंद होना। बच्चों प्रत्येक माह स्त्री के अंडाशय से एक अंडाणु विकसित होता है
निषेचन की प्रक्रिया के लिए वह विकसित होता है, और यदि वह निषेचित होकर भ्रूण में परिवर्तित नहीं होता है तो वह नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने के बाद शरीर से मासिक चक्र के रूप में बाहर निकल जाता है, और इसी को हम मासिक चक्र कहते हैं जो प्रतिमाह होता है। और क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ही था कि गर्भावस्था वह अवस्था है जिसमें अंडाणु शुक्राणु से निषेचित हो गया और एक भ्रूण का निर्माण उसने कर दिया, तो क्योंकि अंडाणु निषेचित हो गया है, ये कारण है कि ये मासिक चक्र गर्भावस्था में बंद हो जाता है। उस समय प्रत्येक माह मासिक चक्र नहीं आता है, और यह एक बहुत बड़ी पहचान होती है जिससे स्त्री अनुमान लगा सकती है कि क्या वह गर्भवती है या नहीं। उसके बाद प्रातः काल में जी मिचलाना एवं लार की अधिकता होना। बच्चों, इन दोनों लक्षणों के पीछे का प्रमुख कारण है गर्भावस्था में होने वाले हार्मोनों में परिवर्तन। गर्भावस्था जब होती है तो उसमें स्त्री को विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए तैयार होना पड़ता है। उसे प्रसव प्रक्रिया के लिए तैयार होना पड़ता है, उसे स्तनपान कराने के लिए तैयार होना पड़ता है। यही कारण है कि इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलने लगते हैं, स्रावित होने लगते हैं, जो सामान्य स्त्रियों में नहीं होते हैं, और उन हार्मोन्स के प्रभाव के कारण प्रातः काल में स्त्रियों का जी मिचलाता है एवं मुख में लार की अधिकता भी होती है। तो ये लक्षण भी हैं जिन्हें वह महिला स्वयं महसूस करती है, स्वयं उसकी अनुभूति करती है। इसके बाद है भूख का न लगना। बच्चों, भूख न लगने के भी पीछे कई कारण हैं। गर्भावस्था में हार्मोन्स के परिवर्तन के कारण कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को किसी भी सामान्य सी चीज से भी दुर्गंध आने लगती है, सामान्य सी वस्तु से भी दुर्गंध आने लगती है, जिसके कारण उसको वह विशेष पदार्थ खाने की इच्छा नहीं होती है। साथ ही साथ गर्भावस्था में जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, वह आकार बढ़ता जाता है, तो उसका प्रभाव पाचन तंत्र पर पड़ता है, अमाशय पर पड़ता है, अमाशय पर एक दबाव पड़ता है, जिसके कारण पाचन प्रक्रिया सुगम तरीके से नहीं हो पाती है, और इसकी सीधे असर यह होता है कि महिला को भूख भी कम लगती है। सांस लेने में परेशानी। बच्चों, अभी मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि गर्भावस्था में शिशु पूर्णतः अपनी मां पर निर्भर करता है, अपने भोजन के लिए भी एवं अपने पोषण के लिए भी। तो जैसे जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ती है बच्चे को भी और माँ को भी, तो उस अवस्था में ऐसा होता है कि माता को कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। प्रायः इस अवस्था में स्त्रियों को हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन वह लौह लवण है जो हमारे रक्त में उपस्थित होता है और जिसकी सहायता से ही हम ऑक्सीजन ग्रहण कर पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर निकाल पाते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने के कारण माता को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इसके अतिरिक्त भ्रूण के आकार बढ़ जाने के कारण भी चलने फिरने, सीढ़ियां चढ़ने इत्यादि में जो है माता को सांस लेने में तकलीफ का अनुभव होता है। पेट में हलचल का अनुभव एवं बार बार मूत्र का लगना। बच्चों, ये वो लक्षण है जो 4-5 महीने बाद प्रत्याशित माता को महसूस होते हैं। इसका प्रमुख कारण यह होता है, बच्चा जैसे जैसे गर्भ में आकार बढ़ता जाता है, उसकी धड़कनें, उसके हिलने और उसके चलने, उसकी गति करने का जो अनुभव होता है वह प्रत्याशित माता महसूस कर सकती है। साथ ही साथ आकार बढ़ने के कारण मूत्राशय पर भी दबाव पड़ता है और जब मूत्राशय पर दबाव पड़ता है तो उसके कारण जल्दी जल्दी मूत्र त्याग की इच्छा उसमें उत्पन्न हो जाती है और बार बार मूत्र के लगने जैसे लक्षण भी महसूस होते हैं। बच्चों, ये वो आत्मगत लक्षण थे जिसे महिला स्वयं अनुभूति करती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और शारीरिक लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे, जो ऐसे लक्षण होते हैं जिसे अन्य व्यक्ति भी स्पष्ट देख सकते हैं और देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह महिला मां बनने वाली है या गर्भवती है। ये लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे सुस्त एवं मुरझाया चेहरा। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि गर्भावस्था में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, हार्मोन्स में भी विभिन्नता उत्पन्न होती हैं। इन सब का प्रभाव प्रत्याशित माता पर पड़ता है। कहीं ना कहीं
वह इन सब के साथ सामंजस्य बना पाने में कठिनाई का अनुभव भी करती है। हार्मोन्स के बदलने के कारण चेहरा सुस्त एवं मुरझाया रहता है, उसे सुस्ती आती है। हीमोग्लोबिन के कम हो जाने के कारण वह थकान का अनुभव करती है और ये सब साफ लक्षणों के रूप में गर्भवती स्त्री के चेहरे पर दिखाई देता है। वह एक स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त स्त्री की भांति दिखाई नहीं देती है, जिससे लोग यह अनुमान लगा पाते हैं कि कुछ अलग है इस स्त्री में एक सामान्य स्त्रियों से। और दूसरा है पेट के आकार में परिवर्तन। बच्चों, गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री का पेट का आकार बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गर्भाशय में जैसे जैसे भ्रूण का आकार बढ़ता है उसके कारण गर्भाशय का भी आकार बढ़ता जाता है और पेट का आकार बाहर की ओर दिखाई देने लगता है। और इस पेट के आकार को सहारा देने के लिए गर्भवती स्त्री के नितंब भी चौड़े होते जाते हैं और यह एक ऐसा लक्षण है जो स्पष्ट दिखाई देता है और जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है वैसे वैसे पेट का आकार बढ़ता जाता है। इसके बाद है स्तनों के आकार में परिवर्तन। बच्चों, हम सब जानते हैं कि जब शिशु जन्म ले लेता है तो वह उसके बाद भी अपनी माता पर अपने पोषण के लिए निर्भर करता है। उस समय वह अपनी माता के स्तनपान के द्वारा जो है अपने पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसकी तैयारी गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। नए नए हार्मोन्स निकलते हैं जिनके फलस्वरूप स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं और उनका आकार बढ़ जाता है। बच्चों, ये थे वे शारीरिक लक्षण जिसे अन्य व्यक्ति भी देखकर भली प्रकार से किसी स्त्री के गर्भवती होने का अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद है आंतरिक लक्षण। वे लक्षण हैं जिसको डॉक्टर परीक्षण के द्वारा जानते हैं और इस परीक्षण के फलस्वरूप ही यह निश्चित होता है या पुष्टि होती है कि कोई भी स्त्री गर्भवती है या नहीं। बच्चों, उसमें है पहला है हार्मोन्स में परिवर्तन। हार्मोन्स में मैंने आपको बताया है कि गर्भावस्था में विभिन्न प्रकार के नए नए हार्मोन्स का श्रावण होता है जो सामान्य स्थितियों में नहीं होता है। इसका परीक्षण रक्त एवं मूत्र के द्वारा किया जाता है और यही वो परीक्षण है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि अमुक स्त्री गर्भवती है या नहीं। उसके पश्चात है गर्भाशय के आकार में परिवर्तन। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे भ्रूण का आकार बढ़ता है वैसे वैसे गर्भाशय का आकार भी बढ़ता जाता है। एक सामान्य स्थिति में एक स्त्री के गर्भाशय का आकार एक केवल नाशपाती के बराबर होता है, परंतु गर्भावस्था में वह बढ़कर एक फुटबॉल के बराबर लगभग हो जाता है। गर्भनाल का निर्माण। बच्चों, यह गर्भनाल ही वह साधन है जिसके द्वारा माता अपने भ्रूण का पोषण करती है। बच्चा इसी गर्भनाल के द्वारा माता से जुड़ा रहता है। इसी गर्भनाल के द्वारा शिशु माता के गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है और अपने पोषण को प्राप्त करता है। इस गर्भनाल का निर्माण गर्भावस्था में ही होता है। तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम इसको देखकर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि महिला गर्भवती है। तो बच्चों, ये वो लक्षण थे जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी स्त्री गर्भवती है या नहीं। बच्चों, अब हम उन कष्टों के बारे में चर्चा करेंगे जो गर्भावस्था में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि देख रेख करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन कष्टों से परिचित हों। जब हम उन कष्टों से परिचित होंगे तभी हम उस कष्ट में किस प्रकार उस गर्भवती की देख रेख करना है इसको जान पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और गर्भवती के सामान्य कष्टों पर चर्चा करते हैं। बच्चों, गर्भधारण एक सामान्य स्थिति है, परंतु ये अवस्था अत्यंत विशिष्ट होती है। कई बार इसमें गर्भवती को विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये कष्ट अस्थायी होते हैं, परंतु उचित देखभाल की आवश्यकता इसमें होती है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी हमको देखने को मिल सकते हैं। कई बार ये कष्ट इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमें डॉक्टर की भी मदद लेनी पड़ती है। तो अब हम इन कष्टों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है जी मिचलाना एवं वमन। अभी
मैंने लक्षणों में आपको बताया था कि प्रातः काल में माता का जी मचलाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ महिलाओं को उल्टी भी या वमन की भी प्रक्रिया देखने को मिलती है। बच्चों, इसका प्रमुख कारण मैं आपको बता चुकी हूँ कि हार्मोन्स में होने वाला परिवर्तन है। तो इस कष्ट से बचने के लिए आवश्यक है कि कभी भी प्रातः काल में खाली पेट ना रहा जाए। और क्योंकि यह लक्षण प्रातः काल में ज्यादा देखने को मिलता है, यही कारण है कि इसको हम मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। प्रातः काल में हमें अपनी दैनिक दिनचर्याओं से निवृत्त होकर बिस्किट, ब्रेड जैसे कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। खाली पेट लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कर कई बार में खाना चाहिए और भोजन के बीच में पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद थोड़ा टहलना चाहिए जिससे कि पाचन प्रक्रिया हो पाए और वमन एवं जी मिचलाने से छुटकारा मिल सके। फिर बच्चों, अगला कष्ट है कलेजे में जलन एवं कब्ज। बच्चों, मैंने आपको बताया कि जब भ्रूण का आकार बढ़ता है तो वह हमारे पाचन तंत्र पर भी दबाव डालता है, जिसके कारण अमाशय पर भी दबाव पड़ता है। और वही कारण है कि अमाशय में निकलने वाला जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह ऊपर ग्रास नली की ओर चढ़ने लगता है और जिसके कारण कलेजे में जलन महसूस होती है। कलेजे में जलन महसूस हो तो ऐसे समय में महिला को तला भुना एवं गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कर कई बार में खाना चाहिए, एक बार में ज्यादा आहार सेवन नहीं करना चाहिए। और कब्ज क्यों हो जाता है? क्योंकि जब पाचन प्रक्रिया सुगम तरीके से नहीं हो पाती है तो आंतों में दबाव पड़ने के कारण गति भी नहीं हो पाती है। आंतों में गति ना होने के कारण भोजन आंतों में ज्यादा लंबे समय तक रुकता है, जिससे उसमें पानी की कमी हो जाती है और मल सूखकर कड़ा हो जाता है और जिसके कारण कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। और कब्ज की समस्या से निवारण पाने के लिए भोजन में रेशेदार युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए, पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। रात्रि में यह दूध और मुनक्के का सेवन करें तो वह भी काफी लाभप्रद होता है। बच्चों, इन चीजों को अपनाकर, इन सावधानियों को बरत कर हम इन कष्टों में कुछ लाभ देखने को पा सकते हैं। उसके बाद बच्चे, अगले कष्ट है मांसपेशियों में ऐंठन एवं पैरों में सूजन। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चा पोषण के लिए अपनी माता पर निर्भर करता है और जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है उसकी पोषक तत्वों की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। इस वजह से माता के शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है यदि वह उचित आहार ना ले तो। और ऐसी अवस्था में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसका सीधा प्रभाव पड़ता है और पैरों में और शरीर के अन्य अंगों में ऐंठन एवं पीड़ा होने लगती है तथा साथ ही साथ भ्रूण के आकार को बढ़ जाने के कारण हमारी रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और जिसके कारण कमर में दर्द देखने को मिलता है। और पैरों में सूजन का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों, भ्रूण का आकार जब बढ़ जाता है तो वह पैरों को रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिनियों पर दबाव डालता है। जब वह रक्त वाहिनियों पर दबाव डालता है तो रक्त का संचार भली प्रकार से नहीं हो पाता है जिसके कारण पैरों में सूजन देखने को मिलती है और पैरों में दर्द भी रहता है। और बच्चों, उसके बाद यहाँ पर जिस कष्ट की चर्चा हम करने जा रहे हैं वह है नींद में कमी। बच्चों, भ्रूण का आकार बढ़ जाता है, शरीर सामान्य से एक विशेष अवस्था में चला जाता है और इस कारण महिला को लेटने में असुविधा उत्पन्न होती है और जब वह भली प्रकार से लेट नहीं पाती है और करवट नहीं ले पाती है तो कई बार वह चाह कर भी सो नहीं पाती है और जिसके कारण उसे नींद नहीं आती है। असुविधा उत्पन्न होती है और उस असुविधा के कारण उसे नींद नहीं आती है, इसलिए गर्भावस्था के अंतिम दौर में नींद में कमी देखने को मिलती है। बच्चों, ये वे सामान्य कष्ट हैं जो प्रत्येक गर्भवती स्त्री में देखने को मिलते हैं, परंतु इनके अलावा कुछ अन्य या विशिष्ट कष्ट भी हैं जो कभी कभी स्त्रियों में देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तचाप का बढ़ जाना, रक्तस्राव,
बच्चों जैसा भी मैंने आपको बताया ही था कि गर्भावस्था के दौरान मासिक चक्र बंद हो जाता है, परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कुछ महिलाओं में रक्तस्राव होने लगता है। ऐसी अवस्था में हमें तुरंत ही डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। बवासीर, बच्चों आपको बताया गया था कष्ट में कि कब्ज हो जाता है, परंतु यह कब्ज अगर लंबे समय तक चलता है और उपचार से हमें मदद नहीं मिल पाती है तो वह बवासीर में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण महिला को अत्यंत कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। मूत्र संबंधी विकार, गर्भावस्था में प्रायः मूत्र संबंधी संक्रमण हो जाते हैं। यही कारण है कि एक गर्भवती स्त्री को विशेष ध्यान देना चाहिए अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर। भ्रूण की हरकत का बंद होना, बच्चों आपको बताया था जैसे जैसे भ्रूण का आकार बढ़ता है वैसे उसकी गति करने की, उसकी धड़कन माता बहुत अच्छी प्रकार से अनुभव कर पाती है। और ये हरकतों का अनुभव करना कहीं ना कहीं या इस बात का द्योतक भी है कि बच्चा स्वस्थ है और माँ के गर्भ में विकसित हो रहा है। परंतु यदि किसी कारणवश लंबे समय तक माता को भ्रूण की हरकत ना महसूस हो, उसकी अनुभूति ना हो, तो यह एक खतरे का निशान होता है। ऐसे समय में तुरंत ही हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बच्चों ये वे कष्ट हैं जिनको आप समझकर और इनमें थोड़ा सा सावधान रहकर आप भली प्रकार से एक गर्भवती स्त्री की देखरेख भी कर सकते हैं। इन कष्टों के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है जिससे आप यह समझ सकें कि इस स्थिति में आपको गर्भवती की देखरेख किस प्रकार करनी चाहिए। तो बच्चों आज हम इस भाग में गर्भवती के कष्टों के बारे में हमने चर्चा की और गर्भावस्था के लक्षणों के बारे में चर्चा की और इस बात को समझने का प्रयास किया कि गर्भवती की देखरेख करना क्यों आवश्यक है। तो आज हम अंत में इस भाग से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कुछ इस प्रकार हैं। गर्भवती स्त्री की देखभाल क्यों आवश्यक है, इससे क्या लाभ है। बच्चों इसके अंतर्गत आपको बताना पड़ेगा कि गर्भवती स्त्री की देखभाल करना क्यों आवश्यक है, क्यों, जिससे कि वह एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके और उससे होने वाले लाभों को आपको लिखना पड़ेगा। तत्पश्चात गर्भावस्था के सामान्य लक्षणों को कितने भागों में बांटा गया है, आत्मगत लक्षणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। बच्चों इसमें आप सभी लक्षणों के बारे में बताएंगे कि लक्षण 3 प्रकार के होते हैं, आत्मगत लक्षण, शारीरिक लक्षण एवं आंतरिक लक्षण, और उसके बाद आप आत्मगत लक्षणों का विस्तार से वर्णन करेंगे। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, गर्भावस्था में होने वाले सामान्य कष्टों का विस्तार से वर्णन कीजिए। बच्चों इस प्रश्न में आप गर्भवती स्त्री को जो भी कष्ट झेलने को मिलते हैं या जो भी झेलने पड़ते हैं उनके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। बच्चों उम्मीद है आज आप यह समझ गए होंगे कि गर्भवती स्त्री की देखरेख करना क्यों आवश्यक है और कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे किसी भी स्त्री की गर्भावस्था की पहचान की जा सकती है तथा कौन कौन से ऐसे कष्ट हैं जिन्हें गर्भावस्था में एक स्त्री झेलती है। और बच्चों इस पाठ के अगले भाग के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।